हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष परासर और हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा इट इज फ्लड। लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब जो चैप्टर बाकी है इट इज फ्लड और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो जो कि इसके बाद शुरू होने वाली है। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ फ्लड। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लड क्या होता है बताया था, कितने तरह के होते हैं बताया था, पीक फ्लड क्या होता है इसको हमने समझाया था, फ्लड के कारण क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, कितना विनाशकारी होता है फ्लड, इस चीज को समझाया था। डिजाइन फ्लड के वैल्यू को हम कैसे सेलेक्ट करें इनको समझाया था। कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन समझाए थे, जैसे कि ऑर्डिनरी फ्लड क्या है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड क्या है। सो ये सारे डिस्कशन हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया था, जो कि है लेक्चर नंबर 50 या 51, लेक्चर नंबर 51 which is uploaded on our Android application Concept Decoder. You can go and watch there. आज की इस वीडियो में हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सीखेंगे कि जो पीक फ्लड है इसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो आपको कोर्स के अंदर पूरा डिटेल मिलेगा, पूरा टॉपिक क्लीन कट मिलेगी। आप पढ़ने के बाद जितना मन चाहो उतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोबारा फिर आपको मेरे पास पूछने आना होगा कि सर ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, इसको कैसे सॉल्व करें। अरे कोई जरूरी नहीं होगा, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, इतना सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। वेल, ये जो देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ बिल्ली के बच्चे हैं, है ना। ये इसका लगाने का तात्पर्य मेरा यही था कि बहुत लोग बोलते हैं कि आइए आप पढ़िए और अंदर में मेरा है शेर, आपको शेर पढ़ाएगा, आपको शेर सब कुछ समझाएगा, ठीक है। और वो शेर का फोटो दिखा देते हैं, लेकिन अंदर में जाओगे वो लगेंगे बिल्ली, वो दिखेंगे बिल्ली, ठीक है। और उस बिल्ली का भी वो तारीफ करेंगे, बोलेंगे कि ये जो बिल्ली है ये बहुत खूंखार है, ये शेर को भी मार देगा, शेर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, बस प्रचार के दम पे। समझ रहे हैं कि नहीं। अब वो बिल्ली चाहे उल्टा डांस करे, सीधा नाचे, गिटार बजाए, आपको भी उसी के साथ नाचना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। फिर एग्जाम में जाके परेशानी होती है बच्चों को। ओके, सो इन सब इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से दूर रहिए और अपना टाइम वेस्ट मत करिए, सही जगह पे अपना रिसोर्स को डालिए। समय भी आपका एक तरह का रिसोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक, फ्लड। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, फ्लड। सो मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीक फ्लो। ठीक है, किसी भी फ्लड में जब भी बाढ़ आ जाती है तो उसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज कितना आया है ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसी वैल्यू को हम कहते हैं पीक फ्लो। कौन कौन से इतने मेथड हैं जिसको यूज करके पीक फ्लो को निकाला जा सकता है। सबसे पहला मेथड रैशनल मेथड। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है रैशनल मेथड, जो कि शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए जनरली यूज किया जाता है। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया। स्मॉल कैचमेंट एरिया, लगभग जो कैचमेंट एरिया की जो वैल्यू होती है ये लगभग इट इज लेस देन 50 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इतने कम एरिया के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट जो मेथड है इट सम इंपेरिकल मेथड है। इंपेरिकल मेथड मतलब कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ कुछ मेथड को दिया डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि साउथ इंडिया के लिए कोई अलग वैज्ञानिक ने रिसर्च किया और उसने साउथ इंडिया में कहीं पर भी बाढ़ आए तो पीक फ्लो का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया, समझे। उसी तरह से महाराष्ट्र वाले रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए, तो सबके लिए अलग अलग, हर एक रीजन वाइज अलग अलग वैज्ञानिकों ने काम किया और अलग अलग फॉर्मूला दिया। जैसे डिकन्स फॉर्मूला, राइव्स फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला, ये सारे कुछ कुछ फॉर्मूलास हैं जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इनके बारे में भी जानकारी लेंगे, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो मेथड है इट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। ठीक है, इस मेथड को भी यूज करके हम फ्लड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम पीक फ्लो। उसके बाद वाला जो मेथड है इट इज प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में दो तरह का मेथड है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चाउ प्रोबेबिलिटी मेथड या फिर गंबल्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, आपने ये दो नाम सुने होंगे। गंबल्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड से हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये सब चीज क्या होता है मैं आगे चल के आपको वीडियो में समझाऊंगा, जब उस चीज को हम आपको पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी मेथड को। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता है, लेट्स सपोज कोई एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्षों का, बहुत सारे पिछले वर्षों का, 2019 का, 2018 का, इस तरह से लगभग 30, 40, 50 वर्षों का जितना हो सकता है ना, कम से कम 30-35 वर्षों का तो डेटा आपको चाहिए होती है। उतने वर्षों का प्रेसिपिटेशन डेटा को कलेक्ट करेंगे और रन ऑफ डेटा को कलेक्ट करेंगे, उनको यूज करके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करके, है ना, मैक्सिमम फ्लड का वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम फ्लो का वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेथड में जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड है, ये मेथड तब ज्यादा सुटेबल होती है जब आपके पास डेटाबेस ज्यादा है, नंबर ऑफ डेटा आपके पास ज्यादा है, तो हम जाके थोड़ा प्रिसाइजली जो पीक फ्लड इसका वैल्यू को एस्टिमेट कर पाएंगे। यदि आपके पास नंबर ऑफ डेटा कम है तो हम प्रिसाइजली पीक फ्लो के वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। जब हम आपको प्रोबेबिलिटी मेथड पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो यहाँ पे और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि रिटर्न पीरियड क्या होता है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, रिस्क क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है। ये देखिएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से अपने समझ के अनुसार, चाहे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना आए, क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग में आइडिया लगने लगेगा, हाँ हमको रिस्क निकालना है, हमको रिलायबिलिटी निकालनी है, हमको ये निकालनी है, वो निकालनी है, फलना ढिमका सब कुछ, ठीक है कि नहीं। हम कुछ इस तरह से इस विषय को पढ़ने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट में तो हम खुद हैं क्योंकि हमको पढ़ाना है, आप भी रहिए। ओके, इन सब कुछ बेसिक जानकारी को मैंने जो दिया, इनको ध्यान रखिएगा। रैशनल मेथड फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया, इंपेरिकल मेथड इज सुटेबल फॉर डिफरेंट एरियाज, इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्रोबेबिलिटी मेथड तब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है जब नंबर ऑफ डेटा आपके पास ज्यादा हो, ठीक है। रैशनल मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड इज योर रैशनल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कैचमेंट एरिया लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर, छोटे कैचमेंट एरिया के लिए एप्लीकेबल होती है ये मेथड, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसके अंदर का डिटेल्स को हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये रैशनल मेथड का डेरिवेशन हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक आया कैसे, जो भी फॉर्मूला इन्होंने दिया था, क्या सोच के दिया था, ठीक है। तो देखो यार, जो रैशनल मेथड दिए, उन्होंने ये सोचे, उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि लेट्स सपोज कि कोई एक कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया के ऊपर जो बरसात हो रही है एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ, है ना, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ बरसात हो रही है, ठीक है। अब ये बरसात कब तक हो रही है, इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट है, कोई एक कैचमेंट एरिया इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और ये जो कैचमेंट एरिया इसका जो सरफेस है, सरफेस है ना, इसकी जो परत है, इट इज इम्परवियस। इम्परवियस सरफेस कहने का मतलब है कि इसके ऊपर जब पानी आएगा तो वो पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसमें इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसमें लॉसेस नहीं हो रहा, मतलब जितना भी रेनफॉल का वाटर आएगा सरफेस के ऊपर, वो सारा का सारा पानी एक ना एक टाइम पे आपको रन ऑफ के रूप में देखने को मिलेगा, समझे क्या, डायरेक्ट रन ऑफ के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि सरफेस इज कंसिडर्ड एज योर इम्परवियस। ये सारे थियोरेटिकल बातें हैं, इसके अंदर की बातें हैं, ठीक है। कहीं नहीं देखोगे, जहां भी देखोगे मियाओ मियाओ देखोगे, है ना, तो यहाँ पे आप मियाओ मियाओ नहीं मिलेगा आपको। तो सरफेस इज योर इम्परवियस, और ये माना कि एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल हो रही है ना, फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अब ये जो फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, रेनफॉल ड्यूरेशन टी, इसके बारे में कहा गया कि रेनफॉल कुछ ऐसा हो, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इट इज एटलीस्ट, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। जब ऐसा कंडीशन अचीव हो जाएगा कि रेनफॉल एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ हुई एक इम्परवियस कैचमेंट एरिया पे फॉर टाइम इक्वल टू एटलीस्ट लेस ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट कैचमेंट एरिया। अब नाउ व्हाट इज दिस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, यदि याद होगा बच्चा लोग, आपको यदि याद होगा तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको समझाया था, और वो क्या समझाया था कि बरसात हुई, ठीक है, ये मान लो आपका आउटलेट सेक्शन है, फिर वही गधा वाला कहानी, ठीक है, दोबारा बताना पड़ेगा।
ये आउटलेट है आपका, जहां पर आप क्या करोगे, जहां पर आपको मतलब डिस्चार्ज का मेजरमेंट करनी है और हाइड्रोग्राफ बनाओगे। समझ गए क्या? ठीक है। तो इस कैचमेंट एरिया पे बरसात कभी इधर होगी, कभी उधर होगी, कभी इधर हुई, कभी उधर हुई, कभी इधर हुई, है ना, कभी इधर हुई, कभी इधर हुई, मतलब रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड की नहीं, अलग अलग एरियाज में। समझने वाली बात है। सो मान लो जो कैचमेंट, जो आउटलेट के करीब करीब वाला कैचमेंट एरिया, इससे तो पानी तुरंत आ जाएगा ना, इससे तो पानी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम का मतलब इस नियर बाय एरिया का जो वाटर पार्टिकल, उसका फ्लो टाइम काफी कम है। फ्लो टाइम ऑल द मींस द पॉइंट्स ज्वाइनिंग ओके इक्वल फ्लो टाइम लाइन, ओके इज कॉल्ड आइसोक्रोन। याद है? ठीक है, याद है, वेरी गुड। तो जो कैचमेंट एरिया के करीब है उसका फ्लो टाइम कम होगा, लेकिन जो कैचमेंट एरिया से बहुत दूर है, क्रिटिकल पॉइंट मान लो इस वाले पार्टिकल, तो ये इसको पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, इसका फ्लो टाइम जो है इस वाटर पार्टिकल का ज्यादा होगा कि नहीं। सो दिस मैक्सिमम फ्लो टाइम इज ओनली कॉल्ड योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। Time of concentration is that time corresponding to which the entire catchment area start contributing to the direct runoff value at the outlet section. तो ऐसा कंडीशन कब आएगा कि your entire catchment area will start contributing to the direct runoff at outlet section? ऐसा कंडीशन तब आएगा जब उस catchment area के हर एक पॉइंट से पानी पहुंच रहा होगा आउटलेट पर कि नहीं। तो इसको पहुंचने में इनिशियली कुछ टाइम लगेगा कि नहीं, तो दैट टाइम इज योर कंसंट्रेशन टाइम। एंड वो टाइम क्या होगा जनरली, इट इज द फ्लो टाइम ऑफ द फार्देस्ट पार्टिकल, जो वो वाटर पार्टिकल जो सबसे दूरी पर है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, जब वो भी पहुंच जाएगा आउटलेट पर, तो तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा पानी पहुंच रहा है कि नहीं हर एक एरिया से। सो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लो टाइम, मैक्सिमम फ्लो टाइम। क्या समझे बच्चा लोग? ठीक है, आज थोड़ा मस्ती में पढ़ाएंगे आज के बाद से, अब जितना भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम समझ गए ओके मस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ती में ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, शेर जो है तो होता है ना जैसे दहाड़ता है, ओके उसी तरह का दहाड़ आपको इधर नजर में आएगा, आवाज में नहीं, कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये थी आपका मैक्सिमम फ्लो टाइम, जिसको हम कंसंट्रेशन टाइम कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्या बोला, रैशनल फॉर्मूला को निकालते वक्त ये कह रहा है कि लेट्स सपोज कि जो एक बरसात है वो बरसात हुई एक इम्परवियस कैचमेंट एरिया के ऊपर, और वो जो बरसात हुई उसका जो रेनफॉल ड्यूरेशन था वो कम से कम इतना था कि इट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन टाइम, है ना, और वो जो रेनफॉल है वो कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ भी हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होगी, कि जितना भी पानी आपका कैचमेंट एरिया के ऊपर आ रहा है, जितना भी पानी कैचमेंट एरिया के ऊपर आ रहा है एज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, सारा का सारा पानी आपको आउटलेट के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब इन फॉर्म ऑफ रन ऑफ, है कि नहीं। सो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। सो इसी लॉजिक को यूज करके, ठीक है, तो पीक डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से इसी लॉजिक को यूज करके जो पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता है वही आपका रैशनल फॉर्मूला। ओके, सो लिखिए, इफ ए रेनफॉल इज अप्लाइड टू एन इम्परवियस सरफेस एट ए कांस्टेंट रेट, द resultant runoff from the surface would finally reach a rate equal to the rate of rainfall। ठीक है, सो इस पे जो हाईलाइट वाला पॉइंट है
इम्परवियस सरफेस का बात कर रहा है, मतलब इनिशियली कोई लॉस ना हो या फिर कभी भी कोई लॉस ना हो। रेनफॉल जो हो रहा है कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज कांस्टेंट। तो अगर ये कैचमेंट एरिया के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो रन ऑफ वहां से डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना, वो कुछ समय के बाद वो एक रेट अचीव करेगा, मतलब जो रन ऑफ रेट होगा, ठीक है, मतलब जितना पानी आपका आउटलेट पे जा रहा है वो बराबर होगी कि जितना बरसात हो रहा है उसके बराबर, है ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम टाइम है या फिर ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये एक टाइम के करस्पॉन्डिंग आएगी जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। सो लिखिए, द टाइम required to reach this equilibrium condition is known as कंसंट्रेशन टाइम। अभी आपको मतलब समझाए थे कंसंट्रेशन टाइम का, इज नोन एज कंसंट्रेशन टाइम, टीसी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन यहां पे फिर लगा दो कि प्रोवाइडेड दैट रेनफॉल ड्यूरेशन इज, ये जो कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ एक इम्परवियस सरफेस के ऊपर रेनफॉल हो रहा है, उसका जो ड्यूरेशन है, रेनफॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अगर ये कंडीशन वैलिड होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका कुछ समय के बाद, मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपका जो रेनफॉल रेट है वो बराबर होगा रन ऑफ रेट का। समझे क्या? ठीक है। सो देयरफॉर जो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, तो यहीं पे लिखता हूँ, जो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज या फिर पीक रेनफॉल का वैल्यू इज इक्वल टू के टाइम्स पी इंटू कैचमेंट एरिया। ये देखिए P इंटू ए का यूनिट, P मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है। P मतलब क्या है? ये रेनफॉल इंटेंसिटी, जिसको हम सेंटीमीटर पर आवर इस तरह से देखते हैं, इंटू कैचमेंट एरिया का यूनिट क्या है? किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह का है, ठीक है। तो ये देखिए ये ओवरऑल क्या बन रहा है? लेंथ का क्यूब बाई टाइम, एक यूनिट बन रही है, जो कि जिसका मतलब एक डिस्चार्ज का यूनिट है कि नहीं, ठीक है, डिस्चार्ज का यूनिट है। नाउ यहाँ पर जो K है ये कांस्टेंट है, जो कि उस कैचमेंट एरिया का रन ऑफ कोफिशिएंट है, रन ऑफ कोएफिशिएंट। समझ में आया? ठीक है। और ये QP क्या है? पीक डिस्चार्ज, इट इज योर पीक डिस्चार्ज। क्लियर है? ठीक है। सो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपका रैशनल फॉर्मूला का बेसिक है, बेस, ठीक है। अब वो बेस क्या है कि लेट्स सपोज, अब रैशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, तो एक बार फिर से हेडिंग बना लेते हैं, रैशनल फॉर्मूला। लेट कि QP है मेरा पीक डिस्चार्ज या फिर पीक फ्लड का वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करना है, पीक डिस्चार्ज या पीक फ्लड, ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है। इसका यूनिट जो है ये आपको कैलकुलेट करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज जो बरसात हुई वो हुई एक कैचमेंट एरिया ए के ऊपर, कैचमेंट एरिया ए के ऊपर, जिसका यूनिट है लेट्स सपोज आपको दिया है हेक्टेयर में, हेक्टेयर में, ठीक है। नाउ
लेट्स सपोज कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल था, कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो रैशनल फॉर्मूला का जो बेसिक है, जड़ है, वो क्या कहता है कि रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है, समझो रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है, वो रेनफॉल मान लो स्टार्ट हुई 0 टाइम पर और रेनफॉल प्रोसीड हुई, तो ये ड्यूरेशन जो रेनफॉल का है ये कितना होना चाहिए, कम से कम इक्वल टू ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए कि नहीं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। सो अब हम यहाँ निकालेंगे क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी या फिर एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। इसका जो मेजरमेंट होगा ये होगा सेंटीमीटर पर आवर में, ठीक है। सो अब देखिए ये पीसी या फिर एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी या फिर इसको क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी भी कहा जाता है, या फिर एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है रैशनल फॉर्मूला में ये कहा गया है कि रेनफॉल ड्यूरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, बरसात स्टार्ट हुई 0 टाइम से, फिर मान लो 1 घंटे में कुछ डेप्थ ऑफ वाटर जमा हो गया, ओके, फिर दूसरे घंटे में कुछ डेप्थ ऑफ वाटर जमा हो गया, इस तरह से जमा होते चला, तो करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कुछ टोटल अमाउंट ऑफ बरसात हो चुकी होगी, लेट्स सपोज ये टोटल अमाउंट ऑफ बरसात, टोटल वैल्यू ऑफ रेनफॉल कह रहा हूँ, मतलब अप टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो ये रेनफॉल हुआ है कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ, तो अप टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टोटल कितना पानी जमा हो गया। लेट्स सपोज आपका बरसात हुई कैपिटल P सेंटीमीटर ऑफ टोटल रेनफॉल दैट अप टू टाइम करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपका आ गया। सो हमको निकालना है मीन रेनफॉल इंटेंसिटी या फिर एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, ये P सेंटीमीटर में से मैं डिवाइड कर दूंगा TC की टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का वैल्यू, तो क्या मेरा सेंटीमीटर पर आवर में ये इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो बेसिकली इस जो रैशनल फॉर्मूला भी लिखूंगा उसमें PC को हम इस तरह से कैलकुलेट करके लिखते हैं, ठीक है। PC को और अदर तरीके से भी निकाला जाता है, उन सब चीजों को भी एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे म्याऊ म्याऊ नहीं करते, वी आर टाइगर्स, है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आया, चीजें क्लियर है, ओके। तो इस तरह से PC निकाला जाएगा। तो अब देखो यार, अब निकाल लो, क्या निकाल लोगे, QP का वैल्यू, और लेट्स सपोज ये जो कैचमेंट एरिया जिसके ऊपर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मतलब बरसात वगैरह हुई, उसका रन ऑफ कोफिशिएंट का कुछ अपना एक वैल्यू है जिसको हम कहेंगे K, ओके। सो डिस्चार्ज या फिर पीक फ्लो QP हमको बतानी है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो इक्वल टू क्या है, या रन ऑफ कोफिशिएंट इनटू, रन ऑफ कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, इनटू यार PC क्या, मीन रेनफॉल इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। ये है यूनिट आपको गिवन है सेंटीमीटर पर आवर में, इनटू कैचमेंट एरिया, ये लेट्स सपोज ये गिवन आपको हेक्टेयर में। अब आपको चीजें किस फॉर्म में लिखनी है, आपको लिखनी है चीजों को इस फॉर्म में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सो देखिए K इंटू PC बाई 100 कर दूंगा तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आवर को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 कर दिया, इंटू जो कैचमेंट एरिया है ये मेरा हेक्टेयर में, तो इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ पे लिख दूंगा। सो ये देखो क्या हो गया, K इंटू PC बाई 36 गुना 10 टू द पावर 4 गुना 1 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से 10 टू द पावर 4 खत्म, नीचे से 10 टू द पावर 4 खत्म, तो मेरा जो फॉर्मूला बचा वो क्या बचा, QP इक्वल टू ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है, 1/36 K टाइम्स PCA। अब ये फॉर्मूला आपको रटवाया जाता है, कसम से बोल रहा हूँ मेरे को पता है ना, मेरे को बोलो ना, ठीक है सर हम क्या करते आए, याद किए थे कि नहीं,
याद किया था या नहीं किया था? तो क्या कोई याद करने का आवश्यकता है? जरूरी है कि मैं 1/36 के पी के इंटू पी सी इंटू ए को भी याद करूं? अगर मान लो तुमने याद भी कर लिया तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? मान लो क्वेश्चन में एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दे दिया, अब तुम तो रटे हुए 1/36, समझे कि नहीं? फिर उसको और 1/36 इसमें डाल दोगे डायरेक्ट किलोमीटर स्क्वायर में एरिया, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में जो चीजें यूनिट इस्तेमाल हुई, अभी तो डिराइव किया हमने, पीसी को लिया है सेंटीमीटर पर आवर में। इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज योर मीन रेनफॉल इंटेंसिटी या फिर एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर ए ड्यूरेशन इक्वल टू टीसी, है कि नहीं? सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको या फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो पीसी का वैल्यू दिया होगा, या फिर आपको एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, याद रखना, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का एक टेबल दिया होगा, ठीक है? या फिर आपको रेनफॉल डेटा दिया होगा। अगर एक्यूमुलेटेड नहीं भी दिया है, समझे क्या, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइम इंटरवल आपका जो मतलब रेनफॉल है ना, किसी इंटरवल में कितना रेनफॉल हुआ वो दिया होगा, तो हम उनको ऐड करते करते एक्यूमुलेटेड निकाल लेंगे, समझे क्या? एक स्टेप वो बढ़ाने के लिए, अगर सवाल में एक स्टेप बढ़ाने के लिए, तो वो चीज को भी पूछ सकता है। सो इतना ध्यान रखना कि रेनफॉल वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया होगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ पीसी नहीं दिया होगा तो रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होगा, या फिर ये बताया होगा कि अप टू दिस टाइम इतना टाइम कंसंट्रेशन टाइम के करस्पॉन्डिंग इतना टोटल रेनफॉल हुआ था। ये एग्जाम में बताएगा, नहीं बताएगा तो इस इक्वेशन से हम पीक फ्लड निकाल ही नहीं सकते। ध्यान रखने वाली बात ये है, समझे क्या? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो क्वेश्चन में देखना पढ़ना और इन सब चीजों को फाइंड आउट करने का कोशिश करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी कुछ है ही नहीं, सिर्फ पीसी का वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो ये पीसी का वैल्यू निकालने का एक कॉन्सेप्ट तो मैंने ये बताया कि आपको रेनफॉल वर्सेस टाइम का डेटा दिया होगा, ठीक है? इसको निकालने का फिर दूसरा भी कॉन्सेप्ट है और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो टीसी है, ठीक है, टीसी जनरली आपको आवर में ही मिलेगा, क्योंकि आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में 25 मिनट का कंसंट्रेशन टाइम नहीं होता है। कंसंट्रेशन टाइम जनरली होगा 1.5 घंटे 2 घंटे का, क्योंकि अगर कैचमेंट एरिया बड़ा है तो 1-1.5 घंटा उसको लग जाता है पानी को फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट से आपके आउटलेट तक पहुंचने के लिए, है ना? भले ही वो 50 किलोमीटर का है, फिर भी उसको आधा 1 घंटा लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी कैचमेंट प्रॉपर्टीज, है कि नहीं? प्रैक्टिकल सी बात है। सो 1 घंटा प्लस ही होता है आपका कंसंट्रेशन टाइम प्रैक्टिकली। अब देखिए पीसी को निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए रेनफॉल डेटा वर्सेस रेनफॉल और टाइम का डेटा आपको नहीं दिया है, मतलब और कोई माध्यम से वो पीसी निकालने के लिए आपसे चाह रहा होगा, समझे क्या? तो वो दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग पीसी जो है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? पीसी इक्वल टू होता है P0 इंटू 2/1 प्लस टीसी। P0 मतलब क्या हो गया? 1 आवर रेनफॉल, इसको कहा जाता है 1 आवर रेनफॉल। सो आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह का वर्ड देखने को मिला तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है और आपका पीसी निकल जाएगा। और टीसी क्या है? टीसी सेम योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? अब ये 1 आवर रेनफॉल का भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपसे ये भी चाह रहा है कि आप 1 आवर रेनफॉल का भी वैल्यू निकालो, तो P0 बराबर हम कैसे निकालेंगे? P0 का जो वैल्यू होगा वो कैसे होगा? इसका अंदर की एक बात समझो। मान लो कोई एक बरसात हुई, तो जनरली देखिए प्रैक्टिकली जो ये सब चीजें प्रैक्टिकली है, ठीक है? ये वाला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, पार्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? दिक्कत हो जाती है, बिहार से हैं। सो देखो यार,
तो हम क्या करेंगे, जनरली जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये भी कुछ हाइड्रोग्राफ जैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का भी अपना एक वेरिएशन होता है, वो जनरली कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल किसी कैचमेंट एरिया पे होती नहीं है, जैसा कि इसमें एज्यूम किया हुआ था। तो लेट्स सपोज टोटल टी ड्यूरेशन के लिए, इतना ड्यूरेशन के लिए कोई एक रेनफॉल हुआ है, टी आवर ड्यूरेशन के लिए, या फिर आवर कोई भी यूनिट में आपको टाइम दिया रहेगा, यहाँ पे मैं एक यूनिट कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो आपको सवाल जिस यूनिट के फॉर्म में पूछा रहेगा, अगर इन सब ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप एक यूनिट का दूसरे यूनिट के फॉर्म में कन्वर्जन करके फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो टी आवर ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हुआ, तो उसमें आपका इंटेंसिटी तो जनरली कांस्टेंट होती नहीं है, इंटेंसिटी वेरी करेगी। तो लेट्स सपोज इस तरह से कुछ इंटेंसिटी वेरी किया, कहने का मतलब है यहाँ पे P1 इंटेंसिटी के साथ बरसात हो रही थी, फिर P2 इंटेंसिटी के साथ बरसात हुई, फिर P3 इंटेंसिटी के साथ बरसात हुई, ऐसा। अब ये P0 इक्वल टू 1 आवर रेनफॉल मतलब का वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ दैट 1 आवर रेनफॉल विच है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, P0 इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू। इस पूरे टी आवर ड्यूरेशन के दौरान हम इसको एक एक घंटे में बांट देते हैं, मान लो एक एक घंटे में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, इसको क्या किया हमने, एक एक घंटे में बांट दिया। अब हमको P0 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, इनमें से किस एक घंटे के दौरान आपका रेनफॉल इंटेंसिटी मैक्सिमम था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P0 का वैल्यू यही होता है, समझे। इस पूरे रेनफॉल के दौरान किस एक घंटे में आपका रेनफॉल इंटेंसिटी मैक्सिमम था। तो रेनफॉल इंटेंसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी एक घंटे में, हर एक घंटे में हम निकालेंगे क्या, इंक्रीमेंटल रेनफॉल के लिए। ओके, हर एक घंटे में हम क्या निकाल लेंगे, इंक्रीमेंटल रेनफॉल निकाल लेंगे हर एक घंटे में, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, टी कर देंगे, मतलब उस एक घंटे का टाइम। तो यही मेरा निकल जाएगा इंटेंसिटी। ओके, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखिए, लेट्स सपोज कि इस तरह का इंटेंसिटी का जो बिहेवियर है, मतलब इस तरह का एक रेनफॉल का जो बिहेवियर है, इस रेनफॉल में टोटल P सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ टोटल रेनफॉल हुआ। ये मैं कह रहा हूँ डेप्थ ऑफ रेनफॉल, इतना टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल उस कैचमेंट एरिया के ऊपर इस तरह से इंटेंसिटी वेरी कर रहा था रेनफॉल का, लेकिन फिर भी इतना टोटल सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल डेप्थ हुआ। ठीक है, सो एवरेज रेनफॉल क्या होगा, एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा। एवरेज इंटेंसिटी अगर मेरे को निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, P सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स ऑफ रेनफॉल, तो ये निकल जाएगा मेरा एवरेज रेनफॉल, या फिर P एवरेज और P मीन निकल जाएगा क्या नहीं ऑफ दिस रेनफॉल, समझे क्या, P एवरेज या फिर P मीन निकल जाएगा ऑफ दिस रेनफॉल। सो P0 निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, इट इज P एवरेज इंटू T+1 डिवाइडेड बाई 2। T मतलब कितने टोटल ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हुआ, +1 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये P एवरेज कैसे निकालें, टोटल रेनफॉल डेप्थ डिवाइडेड बाई टोटल रेनफॉल ड्यूरेशन, तो ऐसे P एवरेज निकल जाएगा। P एवरेज निकाल लेंगे, P0 का वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, P0 निकल गया, फिर अब PC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो PC का वैल्यू निकालने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पे और एक अतिरिक्त कैलकुलेशन करना होगा, TC, है ना। सो अब TC का फॉर्मूला भी दिया हुआ है डिफरेंट वैज्ञानिकों ने कि TC को कैसे कैलकुलेट करें, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का अपना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे क्या। तो ये दो तरीके से आप PC का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज योर सेकंड कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट PC। पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, ओके। डायरेक्टली आपको रेनफॉल डेटा वर्सेस टाइम का डेटा दिया होगा, आपको बस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेटेड रेनफॉल हम उस टेबल से इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे, तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल बाई TC कर देंगे तो मेरा PC निकल जाएगा। ध्यान से सुनना जो बोला, ठीक है, ओके। PC निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी रेनफॉल डेटा जो टेबल दिया होगा वहां से इंटरपोलेशन करके हम
टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑफ रेनफॉल करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को। जब डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या निकल जाएगा, पीसी का वैल्यू। दूसरा कॉन्सेप्ट वो घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन को लंबा करने के चक्कर में, और आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, इस तरह से पूछ देगा 1 आवर रेनफॉल, ये वो अनसेंस चीज दे देगा। सो 1 आवर रेनफॉल को बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है, उनके ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। क्लियर है? इनको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। खैर, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन नहीं आता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो बताया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप पूछोगे सर, तो आप मेरे को क्या गधा समझ रहे हो, तो मेरे को नहीं आता है फिर भी पढ़ा रहे हो। तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आगे आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल कुछ अंट-संट चल रहा है आजकल, है कि नहीं। सो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी है इस टॉपिक के अंदर से। वेल, अब चलिए, अब हम सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टीसी, क्योंकि हमको टीसी भी निकालना है। ये क्या आ गया, अच्छा ये हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन टाइम। पहला कॉन्सेप्ट, फॉर स्मॉल कैचमेंट area, the concentration time, ठीक है, को लैग टाइम के बराबर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, the concentration time TC is equal to lag time TP। TP क्या है, लैग टाइम। लैग टाइम क्या है, सेंटर ऑफ रेनफॉल से पीक कब अटेन होता है, इनके बीच का टाइम डिफरेंस। मान लीजिए ये आपका हाइड्रोग्राफ है, ओके, सो दिस इज योर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। यहां तो मैंने बहुत करीब करीब बना दिया, जस्ट ए मिनट, इस तरह से। तो देखिए, जो लैग टाइम होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ रेनफॉल से आपका पीक कब अचीव हो रहा है, इट इज योर टीपी वैल्यू, लैग टाइम। ओके, सिंथेटिक यूनिट, हाइड्रोग्राफ वगैरह इन सब चीजों का जब कंसेप्ट हमने आपको समझाया था, तो वहां पे मैंने इस टीपी वैल्यू को एक्सप्लेन किया था। अब ये टीपी वैल्यू हम कहां से निकाले थे, देखिए इस केस में हमको टीपी का वैल्यू निकालना है, तो टीपी हम कहां से निकाले थे, सिंडर मेथड को यूज करके सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ में निकाले थे। एक फॉर्मूला था, सिंडर मेथड था कि नहीं। अब इस फॉर्मूले में टीपी का जो वैल्यू निकल रहा था, क्या निकल रहा था, CT LLC पावर 0.3 था कि नहीं आवर में। तो सेम वैल्यू को यूज करना है। इसमें CT क्या है, एक तरह का कोफिशिएंट है कैचमेंट एरिया के लिए, जिसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करोगे, उसका भी कोई उपाय दिया रहेगा। LLC क्या है, देखिए ये आपका कैचमेंट एरिया था, ये आपका आउटलेट है जहां पे आप गाउजिंग कर रहे हो, जहां पे आप मतलब ये टोटल डिस्चार्ज निकाल रहे हो, रन ऑफ डिस्चार्ज। तो इस कैचमेंट एरिया पे बहुत सारे स्ट्रीम्स होंगे, लेट्स सपोज स्ट्रीम्स हैं। इस कैचमेंट एरिया का अपना एक सीजी होगा, लेट्स सपोज यहां पर कहीं पर इस कैचमेंट एरिया का सीजी है। सो L क्या है, L इज द टोटल लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम, या फिर ये जो लेंथ होगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम, है ना, टोटल लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम। LC क्या है, लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम नियर बाई टू CG ऑफ द एरिया, यहां तक, इसको हम कहेंगे LC। समझ में आया, लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम नियर बाई टू CG ऑफ द एरिया। सो ये आपका एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, जिसको यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, TC का वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे कि इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू TP। अब देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया ओनली। सेकेंड कॉन्सेप्ट,
फॉर स्मॉल कैचमेंट एरिया। ये सब इतने डिटेल में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे ताकि आप गलती ना कर बैठो। अब यहां पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे एक अनदर कॉन्सेप्ट को यूज करके करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है किर्पिच फॉर्मूला। किर्पिच फॉर्मूला नाम याद रखना है। किर्पिच फॉर्मूला भी स्मॉल कैचमेंट एरिया के लिए वैलिड है। अब ये कहता है कि देखो किर्पिच फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट देखो, कोई एक कैचमेंट एरिया है, ये स्मॉल है, ये इसका आउटलेट है मान लो, तो इस पे जो फ्लो हो इस पे मान लो जब प्रेसिपिटेशन हुई, बरसात हुई, इस कैचमेंट एरिया के ऊपर पूरे चारों बगल से बरसात हुई है, तो बरसात होने के कारण आपका रन अप डेवलप होगा कुछ समय के बाद। तो जो रन अप डेवलप होगा इसमें कोई स्ट्रीम या चैनल वगैरह उतना नहीं है, मतलब नदी नाले छोटे छोटे ये सब उतने नहीं है। तो बरसात का जो पानी फ्लो होके आ रहा है ना, वो ओवरलैंड फ्लो के माध्यम से आ रहा है आउटलेट सेक्शन के ऊपर। एक ही जगह पे वो कंसंट्रेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैंड फ्लो ज्यादा है। ठीक है, इस केस में जितना समय आपको सारे पानी को आउटलेट सेक्शन पे पहुंचने में लगेगा, है ना, उस समय को हम इनलेट टाइम कहते हैं, या फिर ओवरलैंड फ्लो टाइम भी कहते हैं। या फिर इसी को कंसंट्रेशन टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो चीज मैं समझा रहा हूं इस चीज को, कि ओवरलैंड फ्लो मतलब यहाँ पे नदी नाले उतने नहीं है, सरफेस के ऊपर से फ्लो होकर अधिकतम पानी आपका आउटलेट सेक्शन तक पहुंच रहा है। बात इस चीज को आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इस केस में जो पानी पहुंचेगा आपका आउटलेट सेक्शन तक, सारा का सारा पानी, जितना समय उसको लगा उस समय को इनलेट टाइम कहेंगे, या फिर ओवरलैंड फ्लो टाइम, या फिर इसी को कंसंट्रेशन टाइम कहा जाता है। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि आउटलेट पर लेट्स सपोज एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, और इस कैचमेंट एरिया पे सबसे दूर में जो पानी आएगा, सबसे फारदेस्ट पॉइंट से जो पानी पहुंच रहा है, उस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया। लेट्स सपोज कि आउटलेट पर जो पॉइंट है इसका लेवल है H1, एंड लेट्स सपोज कि सबसे दूर वाला जो पॉइंट है जहां से पानी आ रहा है उसका लेवल है H2। ठीक है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो लेवल डिफरेंस, स्लोप वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, लेवल डिफरेंस या फिर स्लोप वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो जो किर्पिच फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द ओवरलैंड फ्लो, क्या बोल रहा हूं मैं, ओवरलैंड फ्लो या फिर इनलेट टाइम, ओवरलैंड फ्लो टाइम या फिर इनलेट टाइम इज इक्वल टू टी नॉट कहा जाता है इसको, इक्वल टू 0.885 एन नॉट पावर क्यूब डिवाइडेड बाई h पावर 0.385। याद रखना है, एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको केवल ये फॉर्मूला का नाम पूछेगा, लेकिन गेट जैसे क्वेश्चन में वहां पर इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला जो निकल रहा है इसका भी यूज करा सकता है। ईएस में भी प्री में नहीं पूछेगा, लेकिन कन्वेंशनल में पूछेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे पावर समथिंग अनकन्वेंशनल पावर है 0.385, सो विदाउट कैलकुलेटर वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन से, है ना, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं पूछेगा। क्या समझे? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें एल नॉट क्या है, एल नॉट क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था, इनलेट पॉइंट, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं पॉइंट नंबर ए, है ना, और इनलेट से सबसे दूरी पर जो पॉइंट है जहां पे मैंने स्लोप कंसीडर किया था, सॉरी हाइट कंसीडर किया था, लेवल कंसीडर किया था H2, उस पॉइंट को मैं कहता हूं B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द इनलेट, डिस्टेंस ऑफ
farthest point over the catchment from inlet। समझे क्या? ठीक है, इसको एनलॉट कहा जाता है। अब एच क्या है? एच, अच्छा, और ये एनलॉट को हम किस यूनिट में लिखेंगे? ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में ये आपका होगा मीटर में। ठीक है, एच इज एलिवेशन डिफरेंस, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब H2 माइनस H1। ठीक है, इन मीटर ये निकल जाएगा तो आपका टी नॉट का वैल्यू निकल जाएगा इन आवर। समझ गए? सो दिस इज योर किरपिच फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखने का। तीसरा कॉन्सेप्ट, मान लो कोई कैचमेंट एरिया है, स्मॉल ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस कैचमेंट एरिया में जैसे बरसात होती है, ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लो के माध्यम से आउटलेट तक तो आपका वाटर पहुंच रहा है। ठीक है, दिस इज योर आउटलेट पॉइंट। मतलब यहां पे ओवरलैंड फ्लो भी है। दूसरा चीज क्या है, इसमें कोई मान लो कोई एक मुख्य स्ट्रीम है। ठीक है, कुछ स्ट्रीम्स भी है, स्ट्रीम या फिर कैनाल वगैरह, ये सब चीज भी है जिसके माध्यम से भी जो पानी है ना वो आउटलेट तक पहुंच रहा है, तो उसको हम कहेंगे चैनल फ्लो। ठीक है, तो किसी कैचमेंट एरिया में ये दोनों चीज, स्मॉल कैचमेंट एरिया में ये दोनों चीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चैनल फ्लो भी एग्जिस्ट करता है और ओवरलैंड फ्लो भी एग्जिस्ट करता है। देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन TC विल बी इक्वल टू ओवरलैंड फ्लो टाइम या फिर इनलेट टाइम प्लस चैनल फ्लो टाइम, जिसको मैं सिंपली TF कह देता हूं। अब यहां पे तो TC निकालने के लिए इस केस में क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, चैनल दिया है, ये दिया है, स्मॉल कैचमेंट खाली लिखा है ना, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं इन सब चीजों को। यहां पे TC निकालेंगे तो हमको T0 और TF का वैल्यू चाहिए। T0 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? किरपिच फॉर्मूला को यूज करके निकालोगे क्या? किरपिच फॉर्मूला। देखो, पढ़ाई को ना फन बना के पढ़ो, मजे ले लेके पढ़ो, है ना, तब टेंशन नहीं होता। TF क्या है? चैनल फ्लो टाइम। इसको कैसे निकालेंगे? फिजिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको निकालेंगे। लेट्स सपोज कि किसी कैचमेंट एरिया में जो चैनल है, बरसात वगैरह हुई तो उस चैनल के अंदर आपका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका जितना भी वॉल्यूम उसमें ले सकता था वो पूरा बैंक, ये क्या है, इसका बैंक है कि नहीं? दिस इज योर बैंक। तो बैंक फुल स्टेज में आपका फ्लो हो रहा है, बैंक फुल स्टेज में आपका फ्लो हो रहा है। लेट्स सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इससे जो डिस्चार्ज पास हो रही है इट इज Q। सो और ये चैनल का जो लेंथ है, ठीक है, उस कैचमेंट एरिया में ये जो चैनल का लेंथ है, लेट्स सपोज दिस लेंथ इज योर L, लेंथ ऑफ चैनल। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दिस चैनल इज योर V। तो क्वेश्चन में डिस्चार्ज एरिया, वेलोसिटी, इनमें से कुछ ना कुछ दिया होगा, तब जाके आप उस चैनल से रिलेटेड, तब जाके आप चैनल फ्लो टाइम निकाल पाओगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे? TF इक्वल टू लेंथ ऑफ द चैनल डिवाइडेड बाई एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल। अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा
चैनल फ्लो टाइम निकल जाएगा कि नहीं, या फिर लेंथ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू सॉरी लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी को कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करके कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज, सो वेलोसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए, ऐसे लिखा जा सकता है। समझे क्या? सो ये इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू ए डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, सो इस तरह से भी आप ये यहाँ पे ये वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ चैनल ऑफ लेंथ एल। अगर वो प्रिज्मेटिक है तो वॉल्यूम इजीली निकाल लेंगे, समझे क्या? अगर प्रिज्मेटिक नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे, तो ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज करना है कि एल बाई वी एवरेज, तो यहां से आपको निकल जाएगा टाइम। सो दिस इज योर चैनल फ्लो टाइम। तो ये जो चैनल फ्लो टाइम निकला, इसको हम ऐड कर देंगे किसमें, ओवरलाइन फ्लो टाइम में, तो आपका निकल जाएगा कंसंट्रेशन टाइम। तो कंसंट्रेशन टाइम निकालने के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? सारे मैंने कह दिया, मतलब इतने ही है, इससे ज्यादा और नहीं है। क्या बच्चा लोग, मजा आ रहा है? अब देखो यार, और एक चीज बताता हूं, यही रैशनल फॉर्मूला अभी तक चल रहा है। मान लो कोई एक कैचमेंट एरिया है, एक नोट बना के इसको लिखो। तो रैशनल फॉर्मूला में डिस्चार्ज पीक निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 1/36 के इंटू पीसी इंटू और क्या था, कैचमेंट एरिया का वैल्यू। तो मान लो कोई कैचमेंट एरिया है, अब इस कैचमेंट एरिया में डिफरेंट एरिया का डिफरेंट रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट्स सपोज कि, मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं एरिया 1 कहता हूं, इसका जो रन ऑफ प्रॉपर्टी है, रन ऑफ कोफिशिएंट, इट इज K1, इसको कहता हूं A2, इसका जो रन ऑफ कोफिशिएंट है, इट इज K2। मतलब पूरे कैचमेंट एरिया का रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। इसको A3 कहता हूं, इसको K3 कहता हूं, A4 कहता हूं, इसको K4 कहता हूं, इसको A5 कहता हूं, इसको K5 कहता हूं, इसको A6 कहता हूं, इसको K6 कहता हूं, इस तरह से, है ना। मतलब दी run of coefficient value coefficient value is not uniform, so ऐसे केसेस में क्या करेगा बच्चा लोग, ऐसे केसेस में हम इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट निकालेगा और यूज करेगा। ठीक है, देखो वही मैं बोल रहा हूं, आप इधर पढ़ोगे, मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपली पढ़ा दूंगा। के इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल कैचमेंट एरिया की नहीं। इस तरह से आपका के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सो के इक्विवेलेंट निकाल लेने के बाद फिर रैशनल फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर लेना है चीजों को। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि ये डेटा गिवन है क्या। अगर ये डेटा गिवन है तो आपसे बोल रहा है कि के इक्विवेलेंट निकाल के बताओ बच्चा लोग, समझे? ठीक है, वेरी सिंपल की नहीं। सो दीज ऑल आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर रैशनल फॉर्मूला। अब ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने बताए, सारे पॉइंट बेहतर है, सारे पॉइंट यूजफुल है ना, इससे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन एक पॉइंट अब मैं जो लिखवाऊंगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट दिस फॉर्मूला, लिखिए, दिस फॉर्मूला इज एक्सटेंसिवली used for या फिर used in the design of urban drainage system and also for
द डिजाइन ऑफ स्मॉल ब्रिजेस एंड कलवर्ट। ठीक है, और एक नोट बना लो, जनरली फॉर कैचमेंट विथ ओवरलैंड फ्लो and small in area, concentration time is taken equal to lag time. Taken equal to lag time, मतलब TC इक्वल टू TP। अब ये जो TP है सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ वाले जो कॉन्सेप्ट में TP निकाला था वही TP है। ठीक है, सिंडर मेथड को यूज करके निकालेंगे, इसको लैग टाइम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो जो पहला पॉइंट लिखवाया ये बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के लिए। दिस फॉर्मूला इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। पूछेगा विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अर्बन ड्रेनेज सिस्टम टू कैलकुलेट पीक फ्लड। रैशनल फॉर्मूला। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिजाइन स्मॉल ब्रिजेस एंड कलवर्ट। रैशनल फॉर्मूला। जवाब हरदम क्या होगा, रैशनल फॉर्मूला। तो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपके मन में, एग्जाम में तो नहीं। तो देखो यार, जब इस थ्योरी को मैं बता रहा था रैशनल फार्मूला का, तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी बताया था तो उसका जो अप्रोच बताया था वो अप्रोच में क्या था कि बरसात हो रही थी कॉन्स्टेंटली विथ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर इम्परवियस सरफेस। ऐसा सरफेस जिसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, परमिएबिलिटी उसका कम हो, इम्परवियस मतलब उसके अंदर पानी ही नहीं जाए। तो ऐसा कैचमेंट या फिर ऐसा एरिया आपको जनरली किधर देखने को मिलेगा, अर्बन एरियाज, क्योंकि वहां रोड, पार्क, इन सब चीजों का सरफेस को कंक्रीटिंग किया जाता है, कंक्रीट सरफेस रहते हैं, बिटुमिन सरफेसेस अधिक रहते हैं, तो रिलेटिवली वो लगभग इम्परवियस सरफेस ही है कि अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में ओवरलैंड फ्लो जनरली ज्यादा होता है, लेकिन हम वहां पे प्रॉपरली जो ड्रेनेज सिस्टम उसको डिजाइन करके रखते हैं, स्ट्रीम्स प्रोवाइड करके रखते हैं अर्बन एरिया में कि नहीं। इसलिए नाली वगैरह चारों बगल रोड के साइड हर जगह आप देखोगे वो सारे क्या है, ड्रेनेज हमने डिजाइन किए हैं। उसको डिजाइन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल फॉर्मूला। ठीक है, फिर मान लो अर्बन एरियाज में ही आपका छोटा छोटा ब्रिज है, कलवर्ट है, पुलिया है, इन सब चीजों को डिजाइन करने के लिए भी पीक फ्लड का वैल्यू जितना वो कलवर्ट के नीचे से पास होगा, है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए हम रैशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। खेतों में भी ओके, गांव सबके छोटे मतलब एक शहर है उसमें बहुत सारा गांव भी होता है, तो गांव में किसी खेत में या फिर कोई एक रोड डाल रहे हैं, है ना, तो खेतों के बीच से तो बीच में कलवर्ट डालना होगा ताकि पानी इधर उधर जा पाए, तो उसको भी डिजाइन करने के लिए हम रैशनल फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ गए, तो यही है इंजीनियरिंग। अब आपसे जाओगे रोड में काम करने के लिए, पीक फ्लड का वैल्यू चाहिए कलवर्ट को डिजाइन करने के लिए, अब जाओगे वाटर डिपार्टमेंट से पूछोगे, ठीक है वो अलग चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला को यूज किए हैं, रैशनल फॉर्मूला। एज ए सिविल इंजीनियर यू मस्ट नो, ताकि किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे पाओ। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप उसको बोल दिए ये डेटा लाओ, वो डेटा लाओ, ये डेटा लाओ, सब कलेक्ट करो, चलो भाई एक पीक फ्लड का वैल्यू निकालते हैं, डिजाइन शुरू करते हैं। समझे क्या? सो इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खत्म हुई आपका रैशनल फॉर्मूला। अब चलते हैं इसी में इंपेरिकल मेथड्स जो हमारे पास हैं उनको क्विकली देख लेते हैं। सेकेंड,
इंपेरिकल मेथड्स। रैशनल फॉर्मूला भी एक तरह का इंपेरिकल मेथड ही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए और उसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ये जो इंपेरिकल मेथड्स है ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन्स के लिए ही है। ओके, लिखिए, these are region specific formula and equations given as follow। पहला, डिकेंस इक्वेशन। नाम तो बहुत जरूरी है, इक्वेशन जितना याद रखोगे नहीं रखोगे वो अलग चीज है, नाम तो बहुत जरूरी है। डिकेंस इक्वेशन, डिकेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो क्यूपी का वैल्यू निकलेगा इट विल बी इक्वल टू सी डी ए पावर 3/4, याद रखने का। तो इसमें क्यूपी का जो यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ए का जो यूनिट है किलोमीटर स्क्वायर, सी डी इज डिकेंस कांस्टेंट। ठीक है, सी डी क्या है? डिकेंस कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला है डिकेंस फॉर्मूला, ये किस एरिया के लिए वैलिड है ये भी ध्यान में रखना है। अप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, CD का जो वैल्यू है इसका जो रेंज होता है ना ये होता है 6 से लेके 30 तक। बस इतना आपको ध्यान रखना। ये पहला फॉर्मूला फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब एमपी हो गया। नॉर्थ मतलब आप उधर जाओगे तो दिल्ली वगैरह हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, है ना, वो सब एकदम नॉर्थ में चला गया। नाउ तो ये था डिकेंस फॉर्मूला। दूसरा राइव फॉर्मूला, राइव इक्वेशन। डिकेंस फॉर्मूला, राइव्स फॉर्मूला, ऐसा या फिर इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हो। क्यूपी इक्वल टू सी आर, जैसे डिकेंस कांस्टेंट था या राइव कांस्टेंट आ गया, ए टू द पावर 2/3। क्यूपी का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड में, एरिया का यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में। सी आर जो है इट इज राइव्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6 से 11। और ये जो इक्वेशन है दिस इज जनरली वैलिड फॉर साउथ इंडियन कैचमेंट, साउथ इंडियन कैचमेंट। अब देखिए इसमें एक चीज बता रहा हूं, साउथ इंडिया मतलब कर्नाटका है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब साउथ इंडिया में आ जाएगा। तो तमिलनाडु भी साउथ इंडिया में आ रहा है, केरला भी साउथ इंडिया में आ रहा है ना। केरला वेरला के लिए सब वैलिड है, लेकिन तमिलनाडु के लिए ये वैलिड नहीं है। अभी किताबों में देखोगे कि जो राइव्स साहब थे इन्होंने अपना काम तमिलनाडु से ही शुरू किया था, लेकिन रिजल्ट तमिलनाडु के लिए वो नहीं निकाल पाए थे, है ना। ये इक्वेशन तमिलनाडु के लिए उतना फिट नहीं हुआ, बाकी लगभग सारे अदर स्टेट्स में इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखे तो वो फिट चल रहा था। तो एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु। ठीक है, किताबों में रहेगा साउथ इंडिया, तमिलनाडु सब वैलिड है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु ही टिक लगाना है, क्योंकि यही चीज सही है, नहीं तो गलत कर देंगे वो लोग। ठीक है, तीसरा इंग्लिश इक्वेशन या फिर इंग्लिश फॉर्मूला। फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है ना, फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला। क्यूपी इक्वल टू 124a डिवाइडेड बाय रूट अंडर a प्लस 10.4। सेम क्यूपी इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे डिकेंस कांस्टेंट्स ये सब वो सब। सो
ये लगभग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 123 टाइम्स रूट अंडर ए। अब ये फॉर्मूला किस रीजन के लिए वैलिड है? वैलिड फॉर वेस्टर्न घाट्स एंड महाराष्ट्र रीजन। सो बस ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट मेथड थर्ड, विच इज योर यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं कि नहीं? फ्लड हाइड्रोग्राफ का जो पीक होगा किसी कैचमेंट एरिया के लिए वही तो होगा आपका पीक फ्लड का वैल्यू, है ना? यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ओके, सो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, ये मॉडरेट साइज कैचमेंट के लिए यूज होता है। मॉडरेट साइज कैचमेंट, ओके, जिसका एरिया इज लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा कैचमेंट एरिया नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा वाला के लिए तो रैशनल फॉर्मूला वैलिड है ना? तो लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा और 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया के लिए ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड जो है एप्लीकेबल है। ओके, अब देखिए, अब और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इतना सारा चीज हम लोगों ने किया है तो उससे कुछ ना कुछ तो फोटो बनाएंगे, है कि नहीं? तो वही फोटो बनाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जितना भी कैचमेंट एरियाज हैं पूरे इंडिया भर में, लेट्स सपोज, ठीक है, या फिर कोई एक छोटा सा स्टेट का भी बात कर सकते हो, या फिर ओवरऑल कंट्री बेसिस पे भी बात कर सकते हो, कोई भी कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट को आप लगा के उस एरिया के लिए इन्वेलप कर्व बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेलप कर्व क्या होता है? देखिए, डिफरेंट कैचमेंट एरिया को सिलेक्ट करेंगे जो कि मेट्रोलॉजिकली हाइड्रोलॉजिकली सिमिलर हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह सिमिलर हो। तो ये मान लो कैचमेंट एरिया A1 है, ये कैचमेंट एरिया A2 है, कैचमेंट एरिया A3 है, कैचमेंट एरिया A4, कैचमेंट एरिया A5, है ना? ये सारे कैचमेंट एरिया जो हमने सिलेक्ट किए, दिस आर हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, एक ग्रुप में रखेंगे। अब सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो डेटा भी कैलकुलेट करेंगे। इनका डेटा कैलकुलेट करने का मतलब डेटा एक्वायर करेंगे, जैसे कि रेनफॉल डेटा हो गया, है ना, स्लोप हो गया, इन सब चीजों को हमने वहां से कंसिडर किया, उनका निकाला। उनको निकालने के बाद डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास है, रैशनल फॉर्मूला है, इंग्लिश फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, मान लो कोई 2 फॉर्मूला का यूज हो गया, कोई एक यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट जैसे है उसको यूज कर लिए, रैशनल फॉर्मूला भी मान लो अप्लाई कर दिए, है ना, या फिर कोई डिकेंस, ये जो 3 इंपेरिकल बताया इस पे से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लिए, यूज हो गया, है ना। तो इन डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या करेंगे, पीक फ्लड का वैल्यू, क्यूपी का वैल्यू निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू एरिया, है ना। मतलब इस एरिया A1 के लिए क्यूपी का वैल्यू इतना आ रहा है, हम ये निकालेंगे। इन सब चीजों को निकालने के बाद तो इसी तरह से डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया के लिए आप क्यूपी का वैल्यू निकालोगे यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला। सो लेट्स सपोज कोई एरिया था A1, तो इसको यूज करके, डिफरेंट फॉर्मूला को यूज करके हमने जब क्यूपी का वैल्यू निकाला, पीक डिस्चार्ज का वैल्यू निकाला, तो किसी का कोई फॉर्मूला का यूज किए तो इतना आया, किसी को यूज किए तो इतना आया, किसी को यूज किए तो इतना आ गया। उसी तरह एरिया है A2, अब इसमें फिर आप क्यूपी का वैल्यू निकाले तो कोई फॉर्मूला को यूज किए तो इतना आया, कोई फॉर्मूला को यूज किए तो इतना आ गया, कोई फॉर्मूला को यूज किए तो इतना वैल्यू आ गया, ऐसा, समझ रहे हो। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके डिफरेंट वैल्यूज आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो वो हाईएस्ट वैल्यूज को, मैक्सिमम वैल्यूज वाले जो पॉइंट होंगे करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एरिया, उनको हम जब कनेक्ट करते जाएंगे, है ना, तो वो सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू एरिया A3, एरिया A4, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पीक। ओके, क्यूपी मैक्स। अब ये क्यूपी मैक्स क्या है? क्यूपी फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मूला, एप्लीकेबल डिफरेंट फॉर्मूला
applicable for that area is calculated। सो जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो लाइन आपको निकल के आएगा फाइनली, इट इज इन्वेलप कर्व। सो आप किताबों में देखेंगे इन्वेलप कर्व मेथड, इन्वेलप कर्व मेथड, अरे वो कोई मेथड नहीं है, वो मेथड नहीं है। हमने इतना सारा जो चीज किया, इतना सारा दिमाग लगाया पीक फ्लड के वैल्यू को निकालने के लिए, इतने सारे फॉर्मूला हैं, उनको थोड़ा चेक किए, उनको मतलब उनको यूज करके कोई एक फोटो बनाए, है ना। फोटो किसके किसके बीच में बनाए, क्यूपी का वैल्यू करस्पॉन्डिंग एरिया, कैचमेंट एरिया का वैल्यू में, तो एक लाइन बन रहा है, तो वो इन्वेलप कर्व आपको मिल रहा है। तो इस कर्व से क्या पता चलेगा, लेट्स सपोज आपका कैचमेंट एरिया है इतना बड़ा A4 साइज का, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम पीक फ्लड का वैल्यू कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। कैचमेंट एरिया है A2, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पीक फ्लड का वैल्यू कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो इस तरह से जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि उस कैचमेंट एरिया मेरा इतने साइज का है, तो इसमें मैक्सिमम पीक फ्लड का वैल्यू कितना हो सकता है, या फिर छोटे मोटे कामों के लिए, क्विक कामों के लिए, है ना, जिसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसमें उतना ज्यादा गहराई से एनालिसिस की जरूरत नहीं है, उनके लिए हम इन्वेलप कर्व को यूज करके पीक फ्लड का वैल्यू निकाल के भी डिजाइन कर देंगे, क्या जाता है अपना, ठीक है। लेकिन जनरली इसको डिजाइन पर्पज से यूज नहीं किया जाता है, जस्ट फॉर कंपैरिजन, जस्ट फॉर कंपैरिजन, समझे क्या। सो ये है आपका इन्वेलप कर्व। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन्वेलप कर्व किसके किसके बीच बनाया जाता है, व्हाट इज इन्वेलप कर्व, ये पूछ लेगा। तो पीक फ्लड एंड कैचमेंट एरिया साइज, यहाँ पढ़िए आपको कहां तक लिखना है, यहाँ इन्वेलप कर्व का मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये डायग्राम आप बना लेना, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो इन्वेलप कर्व का डेफिनेशन लिखिए, कहां तक लिखना है, मैं जहां तक अंडरलाइन करूंगा वहीं तक लिखना है। एरिया हैविंग सिमिलर ट्रोपोग्राफिकल फ्यूचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर ग्रुप्ड टुगेदर, ये पहला लाइन। ऑल अवेलेबल डेटा रिगार्डिंग डिस्चार्जेस एंड फ्लड फॉर्मूला आर कंपाइल्ड along with the respective catchment areas। मैंने बोला जिस कैचमेंट एरिया पे जो जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, उन सारे फॉर्मूला को यूज करके हम पीक वैल्यू निकालेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उनको कनेक्ट करते रहेंगे डॉटेड लाइन को यूज करके। द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्जेस आर देन प्लॉटेड अगेंस्ट द एरियाज ऑफ ड्रेनेज, समझे क्या, एरियाज ऑफ ड्रेनेज बेसिन, एंड ए कर्व इज ड्रॉन टू कवर और इन्वेलप दिस हाईएस्ट पॉइंट विच इज नोन एज इन्वेलप कर्व, ओके। और लॉग स्केल पे यदि हम ये प्लॉट करते हैं तो वो जनरली एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर लॉग स्केल पे हम प्लॉट करेंगे तो वो जनरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये लॉग स्केल पे होगा, समझे। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो बस आपको इतना तक ही लिखना है, एग्जाम में अगर आ गया तो इसका डेफिनेशन, और ये लॉग स्केल वाला ये डायग्राम बना देना है, हो गया आपका इन्वेलप कर्व। ये मेंस के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, उससे ज्यादा और कुछ आएगा नहीं इससे। ऑब्जेक्टिव में भी वो भी, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, उतना बड़ा कोई चीज नहीं है ना। मैच द फॉलोइंग में 4-5 स्टेटमेंट रहता है, तो उसमें से एक इन्वेलप कर्व भी डाल दिया, ऐसे में क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब 0.1 0.2 मार्क्स का सवाल हो सकता है ये, समझे क्या। सो दिस इज योर इन्वेलप कर्व, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लिखना है, इसको लिख लीजिए कॉपी पे अच्छे से। अब जो अपने पास मेथड बचती है प्रोबेबिलिटी मेथड, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत चीज समझाना होगा, रिटर्न पीरियड, रिस्क, रिलायबिलिटी, चांस ऑफ फ्लड, है ना, गंबल्स प्रोबेबिलिटी। तो इन सब चीजों को हम 2 क्लास में लेंगे। एक क्लास में मैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस बनाएंगे। दूसरे क्लास में मैं गंबल्स प्रोबेबिलिटी मेथड, मतलब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये 2 क्लासेस में आगे चल के कवर होने वाली है, ओके। उसके बाद फ्लड राउटिंग कर लेंगे। फ्लड राउटिंग मतलब फ्लड राउटिंग का बेसिक चीज बताता हूं। मान लो एक नदी है, इस कैचमेंट एरिया में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये क्रॉस सेक्शन ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है। सो फ्लड राउटिंग का मतलब ये जो बाढ़ आ गई, इसके कारण देखो नदी में डिस्चार्ज फ्लक्चुएट होगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा कमेगा, है ना। तो फ्लड राउटिंग का मतलब क्या है, जो भी हम कंट्रोल स्टेशन या फिर गाउजिंग साइट सेलेक्ट करते हैं, उसके डाउन स्ट्रीम में डिफरेंट सेक्शन पे फ्लड हाइड्रोग्राफ का वैल्यू क्या होगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होगा, वहां से पीक डिस्चार्ज कितना निकलेगा, इन्हीं सब चीजों को निकालना होता है। मतलब फ्लड फोरकास्टिंग, मतलब फ्लड
कहाँ पे कितना जा सकता है, बाढ़ का पानी कहाँ पे कितना क्या लेवल होगा नदी में, इन सब चीजों को पता लगाने का कॉन्सेप्ट होता है फ्लड राउटिंग का, मतलब फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालने का बस। तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाएंगे कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने का अलग टेक्निक है, फ्लड वेव है ना, फ्लड वेव एक टर्म आती है, उस चीज को समझेंगे। दो तीन तरह के मेथड है, खास करके एक ही मेथड आपका मस्किंगम मेथड, जिसको पॉपुलरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको तो डिटेल में करेंगे। मस्किंगम मेथड इज फॉर योर रिवर राउटिंग या फिर चैनल राउटिंग। ओके, दो तरह का यहाँ पर राउटिंग होगा, रिजर्वायर राउटिंग एंड चैनल राउटिंग। तो इन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब आगे आने वाले 2 क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास होगी वो वाली। फिर इसके बाद इसके साथ आपका हाइड्रोलॉजी खत्म, एक चैप्टर बचेगा ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। इस चैप्टर को मैंने जो सॉइल मैकेनिक्स अपने वीडियो क्लास पढ़े हुए हैं है ना, एक्वीफर, इन सब चीजों में, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वाले चैप्टर में डिप्यूट्स थ्योरी है ना, इन सब चीजों को वहां पे एक्सप्लेन करके डिराइव कर दिया है। क्या समझे, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। लेकिन फिर भी हाइड्रोलॉजी वाले कोर्स में भी एक चैप्टर उसका बता दूंगा। ओके, सो बने रहिए कोर्स में, ये 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। सो किसी भी तरह का डाउट तो 7008-420-353 पर कॉल करना है। इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए। जाके कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। हाइड्रोलॉजी पेड पेपर है और फीस काफी कम, ₹700। आप कंप्लीट पेपर को स्टडी करना चाहते हैं अच्छे से डिटेल में जैसा हमने पढ़ाया, देन you need to pay fee of ₹700 only, which is very much less as compared to 3000 या 3000 का 10 पेपर 4,000 रुपया, वो भी मियाओ 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 मियाओ, है ना। वेल, टेक केयर, गुड लक।